हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायरर्स कंपटीशन क्लासेस। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चली रही होगी क्योंकि बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है। सभी को पता होगा, काफी अप टू डेट रहते हैं बच्चे। अब जो टाइम हमारे पास है ये वो टाइम है जिसमें हमें बिल्कुल शिद्दत के साथ पढ़ाई पर ईमानदारी के साथ लग जाना है। अभी तक जिसने जो भी पढ़ा हो, जैसा भी पढ़ा हो, वो अब पीछे रिग्रेट करने का टाइम ना है और ना कभी किसी अपनी पुरानी चीजों पर रिग्रेट करना भी नहीं चाहिए। जो हुआ है लाइफ में, जो चलता रहता है, वो सब चीजें होती रहती हैं लाइफ में हमेशा। जो अच्छी चीजें होती है वो हमारे साथ चलती रहती है। जो बुरी चीजें या बुरे लोग या बुरी कंडीशन जो भी होती है वो हमसे हट जाती है। उनको वो उनका रिमूव होना, उनका हटना ही हमारी लाइफ के लिए एक बहुत बेस्ट स्टेप साबित होता है। तो मेन चीज हमारे पास यहाँ ये है कि इसलिए मतलब कहना चाहिए कि पुरानी चीजों पर रिग्रेट ना करना है, और रिग्रेट तो कभी भी किसी चीज पर भी नहीं करना चाहिए। अब हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है, इस टाइम में हम आपको कराने वाले हैं बहुत ही शॉर्ट में। शॉर्ट से मेरा मतलब ये नहीं है कि चीजों को शॉर्ट कर देंगे, लेक्चर को शॉर्ट कर देंगे, कंटेंट को शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट से मेरा मोटिव कहने का सिर्फ इतना है कि जो हमारे पास एक चैप्टर है उस चैप्टर को हम बहुत कम टाइम में 100% कवर करने जा रहे हैं। यहाँ पर एक पूरी सीरीज में हम यहाँ हर चैप्टर को बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे, और वन शॉट में समझेंगे। मतलब एक लेक्चर होगा आप लोगों के पास, आप लोगों को एक लेक्चर मिलेगा, एक सिंगल लेक्चर होगा, उसके अंदर पूरा चैप्टर का कंटेंट आपको मिलेगा। उससे अगला लेक्चर फिर आप लोगों को मिलेगा जिसके अंदर महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस तो होंगे लेकिन महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो ऐसे क्वेश्चन, ये लेक्चर, इस लेक्चर का कंटेंट और वो महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों मिला के आप लोगों को 100% एग्जाम में वहां से चीजें मिलेंगी। उससे बाहर ना कोई कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिलेगा, उससे बाहर ना कोई क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। सीबीएसई मतलब अब कितना कितना भी बना सकता है, इससे भी क्या हमारे लेक्चर से बाहर क्या क्वेश्चन बना देगा सीबीएसई? इससे बाहर नहीं जा सकता। ये चैलेंज आप लोग यहाँ पढ़िए ध्यान से। तो ये एक सीरीज हमें स्टार्ट करना है, स्पार्क सीरीज के नाम से, और इसके अंदर हमारा आज हम सबसे पहले बायोलॉजी का एक लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है, दिखी गया होगा आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर, मैं और हट जाता हूं सामने से। इसका नाम होता है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। मतलब ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होते कैसे हैं, ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन होता कैसे है। सबसे पहले हम अगर यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम सबसे पहले इस चैप्टर के बेसिक सोल को जान लेंगे, इसकी आत्मा को जानेंगे पहले कि चैप्टर एक्चुअली कहना क्या चाहता है। समझ कुछ और लेते हैं यहाँ बच्चे इस चैप्टर के अंदर कि पता नहीं क्या हम पढ़ने वाले हैं, वो इंटरेस्टिंग सी चीजें होंगी, ठीक है, लेकिन बट रियलिटी यहाँ पर यह है कि हमें उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को जानना भी जरूरी है वहां से, जो कि हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मैं आपको बता दूं इस चैप्टर को सीबीएसई ने रखा इसलिए है ताकि हम बेसिक नॉलेज ले सके अपने बारे में और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड और अपने बेसिक सब चीजों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, चैप्टर कहना क्या चाहता है, देखिए यह है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म से रिप्रोडक्शन या रिप्रोड्यूस करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि रिप्रोड्यूस है क्या। देखिए अगर हम इस वर्ड को तोड़े, जैसे ये हमारे पास रिप्रोड्यूस है तो हम कर लेंगे इसको री प्लस प्रोड्यूस, री प्लस प्रोड्यूस। आप, मैं एक मिनट छोटा हो जाता हूं आप लोगों को यहां से थोड़ा सा, फिर ये क्लियर दिखाई देगा कि स्लाइड पे 100% चीजें लिखी हुई क्या है ना। तो ये है हमारे पास अब कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, और ये कहता क्या है कि री प्लस प्रोड्यूस। री का मीन्स क्या होता है हमारे पास, री का मीन्स होता है अगेन, फिर से। एक ऑर्गेनिज्म है, मान लो एक पेरेंट्स है, एक पेरेंट्स है अगर हमारे पास, तो पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं उन्होंने क्या करा, अपनी जैसी जनरेशन, एक ह्यूमन बीइंग है, उनके जो ऑफस्प्रिंग हुआ, उनके जो बच्चा हुआ वो उन्हीं के जैसा हुआ ना। री अगेन, फिर से प्रोड्यूस, उन्होंने अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा दिया। ये बहुत सारी हम चीजें देखने वाले हैं आज। तो यही होता है मेनली हमारे पास री प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब बनना, सभी जानते हैं, बहुत होशियार है सभी के सब। प्रोड्यूस का मतलब बनना, री मतलब अगेन, फिर से कोई सा ऑर्गेनिज्म से बनना। किसी भी पेरेंट्स ने, किसी भी ऑर्गेनिजम्स ने अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करा, उसी को हम बोलते हैं री प्रोड्यूस। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो चैप्टर यही कहना चाहता है, चैप्टर की सोल यही है कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस या फिर से बनते कैसे हैं।
समझ में आप लोग क्लियर हुआ? तो यहां से हम देख लिया हमने कि रिप्रोड्यूस का मीनिंग क्या है, और यही हमारे पास एनसीईआरटी की सारी लाइनें बोल दी कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ आने वाला है नहीं, इस लेक्चर से बाहर, इस थ्योरी से बाहर कुछ नहीं आने वाला आप लोगों के सामने बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो एनसीईआरटी में 4, 5, 6 हमारे पास कॉन्सेप्ट है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। जैसे रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि अपने ही जैसा कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर देता है, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अच्छा, रिप्रोडक्शन का एक बेनिफिट क्या है, यह रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, नया ऑर्गेनिजम्स का बनना क्यों जरूरी है? मान लो कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, उसकी लाइफ पूरी हो गई भाई, डेथ इज अनअवेटेबल, डेथ तो है ही है, डेथ तो आनी ही आनी है। तो अब मतलब वो स्पीसीज या वो ऑर्गेनिज्म खत्म हो गया ना अर्थ के ऊपर, अगर वो अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस कर देता है तो फिर क्या होगा कि अगला ऑर्गेनिज्म जब रेडी हो गया तो लाइफ आगे बढ़ी, मतलब क्या है, इस अर्थ के ऊपर लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रही। एक तो ये है कि इट एंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कि ये हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ की कंटिन्यूटी भी बनाए रखता है। अगला पॉइंट ये आता है कि कुछ करैक्टर, सभी ने देखा होगा, कुछ करैक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर या बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। मान लो पेरेंट्स की आंखों का जो कलर है वही बच्चों की आंखों का कलर है, हेयर का कलर जो है वही बच्चों की हेयर का कलर है। मतलब ये कुछ चीजें, कुछ करैक्टर, कुछ वहां से पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर बच्चों के अंदर ट्रांसफर होती है, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिट हो जाना, पेरेंट्स के अंदर से बच्चों के अंदर करैक्टर इनहेरिट हो जाना, और वो होते किस चीज से, वो होते हैं डीएनए से। हमारी सेल के अंदर, हमारे बॉडी के हर सेल के अंदर जो कंडेंस्ड फॉर्म में डीएनए पड़ा रहता है, कंडेंस मतलब बंधा हुआ, उलझा हुआ पूरा अच्छे से, उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। वो क्रोमोसोम पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर करैक्टर को ट्रांसफर कराता है, और उसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, यहां पर देख लीजिए आप लोग, लिखा हुआ है आप लोगों के सामने कि रिप्रोडक्शन, देखिए रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस by which living organisms produces new individuals similar to themselves। जो रिप्रोडक्शन है उसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिजम्स बना लेता है। इट इज बेसिकली इन्वॉल्व्स द मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट्स ऑफ द बॉडी डिजाइन। ठीक, वो जो ऑर्गेनिज्म है जस्ट बिल्कुल एग्जैक्ट क्लोन नहीं होता, मतलब हम ये यहाँ पे देखा मेकिंग कॉपीज, मतलब एक दूसरी कॉपी बना दी गई, ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होता, वो क्लोन अलग चीज होती है। रिप्रोडक्शन एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। रिप्रोडक्शन इस बात को भी एंश्योर्स करता है कि अर्थ के ऊपर लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। आगे क्या है, सेल के अंदर देखिए क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम इन द सेल कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स। जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ जितने भी करैक्टर या जितने भी फीचर ट्रांसफर होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, वो होते हैं हमारे पास क्रोमोसोम के थ्रू, पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में चले जाते हैं, विच आर पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वो पास्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल की हेल्प से। सो रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ डीएनए एंड अदर सेल apparatus। रिप्रोडक्शन क्या कहता है, रिप्रोडक्शन के अंदर मेनली क्या चीजें इन्वॉल्व हुई कि ये जो डीएनए है, डीएनए 1 से 2 होता है, 1 से डबल, वो आप हायर क्लास में देखेंगे, उससे फिर वो ट्रांसफर हो जाता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, और सेल के जो और apparatus है, ऑर्गेनल्स है, वो भी। द कॉपीज विल बी सिमिलर टू ओरिजिनल कॉपीज, नॉट आइडेंटिकल। जो नई कॉपीज बनती है डीएनए की या पेरेंट्स से जो करैक्टर ट्रांसफर होते हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर, वो सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल नहीं, मतलब उनसे मिलते जुलते होते हैं लेकिन बिल्कुल 100% एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते। दिस प्रॉपर्टी is variation which is the basis and necessary for the evolution of living beings। मान लो किसी, अब मैं छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। मान लो कोई भी एक पेरेंट्स है, उस पेरेंट्स के अंदर कुछ जो चेंजेस होते हैं, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो चेंजेस होते हैं, कुछ कैरेक्टर तो एज इट इज है, जो कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर हुए, जो एज इट इज ट्रांसफर हुए, उसको तो हम बोल देंगे इनहेरिटेंस। लेकिन कुछ नेचर, कुछ आदतें, कुछ चीजें जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर नई डेवलप होती है, बिल्कुल न्यू आ जाती है, उसको हम बोलते हैं वेरिएशन के, वहां पर कुछ चेंजेस आ गए।
तो वो चेंजेस जो आते हैं यहाँ पर उन्हीं की बात करिए, और उसी की वजह से आज ये अर्थ के ऊपर इवोल्यूशन चलता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं, और जो जनरेशन है वो एडवांस और फास्ट और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ती जा रही है। इसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन, और ये जरूरी भी है। अगर ये ना हो तो आने वाली जनरेशन कॉप अप कैसे करेगी फिर चेंजेस, इस चेंजिंग एनवायरमेंट से। वेरिएशन हेल्प्स द स्पीसीज टू विदस्टैंड ड्रास्टिक एनवायरमेंटल चेंजेस। जो ड्रास्टिकली एनवायरमेंट के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, अगर ये वेरिएशन ना हो तो वो कॉप अप कैसे करेगी। तो इसलिए चेंजेस और ये वेरिएशन होने भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए वो एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपीज वहां पर नहीं होते। Thus save the species from becoming extinct and promote its survival for a longer time, जिससे वो स्पीसीज को सेव कर देती है और उस स्पीसीज के सर्वाइवल को एक लंबे टाइम तक बढ़ा देती है आगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो यहां हमारे पास ये पॉइंट आता है कि नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है। हमने रिप्रोडक्शन की बेसिक चीजें देख ली है, ये मैं हट जाता हूं इधर से। रिप्रोडक्शन आर ऑफ टू टाइप्स। रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है। एक होता है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए क्या लिखा हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, अगर हम देखें इसमें क्या कहता है कि अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, मतलब इसके अंदर दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते, एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। एसेक्सुअल देखिए ए का मतलब क्या है, ये यहां पर लिखा हुआ है ए का मतलब होता है एब्सेंस। जिसके ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट हो। सेक्सुअल मतलब क्या है, जिसके अंदर दो पेरेंट इन्वॉल्व हो, जिसके अंदर गैमीट्स की फॉर्मेशन होती हो। मेन क्या है सेक्सुअल का मीनिंग, दो पेरेंट हो, गैमीट्स की फॉर्मेशन होती हो। एसेक्सुअल का मीनिंग क्या है, जहां सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, मतलब बोथ डबल पेरेंट्स हो भी सकते हैं लेकिन सिंगल से काम चल जाता है, गैमीट्स की फॉर्मेशन नहीं होती। और मैं हट जाता हूं सामने से, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें क्या होगा, ये जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, एग्जैक्ट सिमिलर होगा। इसको हम क्लोन भी बोल सकते हैं। जैसे प्लांट से मैंने देखा होगा, प्लांट बनाते हैं, हमने प्लांट से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराया, मतलब हमने एक प्लांट को कट करा, उसे मिट्टी में लगा दिया, बिल्कुल उसी के जैसा एग्जैक्ट प्लांट निकल के हमारे सामने आया। ऐसा होता है कि नहीं, उसको हम बोलते हैं क्लोन बना, बिल्कुल एग्जैक्ट बना। लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखें तो वो सिमिलर तो होता है, एक उसी के जैसा तो है, लेकिन उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे देखो घर के अंदर कोई बच्चा हुआ तो आ जाते हैं बहुत से मोहल्ले वाले रिश्तेदार, आगे क्या कहते हैं कि इसके गाल अपने पापा पर गए हैं, इसकी आंखें अपनी मम्मी पर गई हैं, और लेकिन और हर चीज को नहीं कहते, लेकिन जो चीजें गई है, जो इनहेरिटेड हुई है चीजें, उनको कहते हैं। कुछ वेरिएशंस भी आए, कुछ चेंजेस भी आए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यही बहुत बड़ा बेनिफिट है, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर सर्वाइवल है हमारी हर स्पीसीज का। और वेरिएशन आ रहा है, वेरिएशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला पॉइंट क्या बोलता है इसके अंदर, अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन सेक्सुअल के अंदर बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा पॉइंट, गैमीट्स आर नॉट फॉर्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट्स नहीं बनते, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट्स आर फॉर्म, गैमीट्स वहां पर बनते हैं। प्रोजेनी इज आइडेंटिकल टू पेरेंट। एसेक्सुअल के अंदर प्रोजेनी पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल होती है, क्लोन होती है, लेकिन एसेक्सुअल के अंदर प्रोजेनी इज ओनली जेनेटिकली सिमिलर, उसके जीन्स सेम होते हैं टू द पेरेंट बट नॉट आइडेंटिकल। उसके जीन सेम है, क्रोमोसोम नंबर सेम है, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होते। इस बात का ध्यान रखना है। तो यहां से अब हमने पहले दो हमें टाइप के रिप्रोडक्शन देखने हैं, एक देखना है हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक देखना है हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम सबसे पहले हेडिंग लगा देंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एक्सट्रीमली यूजफुल एज अ मीन ऑफ रैपिड मल्टीप्लीकेशन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है स्लो होता है, इसीलिए बोला अगर हमें किसी जो एसेक्सुअल वाला रिप्रोडक्शन है बहुत तेजी से बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं, मतलब बहुत तेजी से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहां पर क्या बोला गया, ये नोट डाल लेंगे यहां पर पॉइंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एक्सट्रीमली यूजफुल एज अ मीन ऑफ रैपिड मल्टीप्लीकेशन। हम यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत तेजी से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को बना सकते हैं।
इट इज कॉमन इन लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स, और ये कॉमन कहां है? लोअर प्लांट्स और लोअर एनिमल्स के अंदर ये बड़ा ही कॉमन है, कॉमनली वहां पाया जाता है। देखिए, अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की, तो इसका ना सबसे पहला टाइप्स आता है फिजन। फिजन क्या कहता है? देखिए, फिजन से वर्ड से हमारे पास क्लियर है बात कि फिजन का मतलब होता है टूटना। फिजन का मतलब क्या होता है? टूटना। कि जब जो चीज, अगर कोई चीज टूट जाती है तो हम कहते हैं फिजन। दो वर्ड होता है हमारे पास, एक होता है फ्यूजन और एक होता है फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना, टूट जाना, और फ्यूजन का मतलब होता है फ्यूज जाना, फ्यूज हो जाना, जुड़ जाना। ठीक, तो हम यहां बात करना है फिजन की। इसमें क्या होगा कि भाई ऑर्गेनिज्म से एक से टूट जाता है दो पार्ट में या बहुत सारे पार्ट में हम देखने वाले हैं। फिजन के भी दो टाइप्स हैं। फिजन क्या है? फिजन का पहला टाइप है हमारे पास बाइनरी फिजन। फिजन का पहला टाइप क्या है? बाइनरी फिजन। देखिए, बाइनरी वर्ड से ही भाई बायोलॉजी याद नहीं करनी है, बायोलॉजी रटनी नहीं है, बायोलॉजी लर्न नहीं करनी है। बायोलॉजी का मतलब क्या है कि हम डॉक्टर, भाई बायोलॉजी को लेता कौन है? बायोलॉजी पढ़ता कौन है? डॉक्टर बनने जाता हो जो डॉक्टर हो। बायोलॉजी का मतलब क्या है? बायो मतलब लिविंग, लॉजी मतलब स्टडी, लिविंग चीजों की स्टडी करना। अब डॉक्टर है भाई, डॉक्टर, अब डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आया, अब ये तो है नहीं हम उससे पूछेंगे बताओ भाई तुम्हें क्या बीमारी है, या हम उसको जो है हम चेकअप करा लेते हैं, उसको ट्रीटमेंट दे देते हैं। फिर कहने का मोटिव यह है कि भाई हमारे सामने एक वर्ड आया जिसको हमने देख लिया बाइनरी फिजन, तो हम उसी से पता लगा लेंगे वो हमारा पेशेंट है, हम उससे पता लगा लेंगे उसका मीनिंग क्या है, बाइनरी फिजन वर्ड कहना क्या चाहता है, इंग्लिश हमसे आती है, डेफिनेशन हम पूरी वहां पर लिख के डाल देंगे। कोई डिफिकल्ट, कितना इजी, महा टुच्चा। सबसे इजी बात यही है कि हम वर्ड से पूछेंगे बता भाई तू क्या कहना चाहता है, क्या मीनिंग है तेरा। हमने उसको वर्ड को ब्रेक कर लेंगे, तोड़ लेंगे, पता लगा लेंगे, डेफिनेशन लिख देंगे, हो गया काम। चीजों को इजी बनाना है, चीजों को डिफिकल्ट नहीं बनाना। और हम आज वही तो करने जा रहे हैं, हम चीजों को बहुत ज्यादा इजी बना देंगे। हम इस पूरे कंटेंट को पानी में, एक कप ले लेंगे, पानी में डाल लेंगे, घोल के पीने वाले हैं आज। उसका मतलब कहना है क्या है कि हम आज एनसीईआरटी का, आज हम इस चैप्टर के कंटेंट का जूस बना के पीने वाले हैं। तो हमें जूस पी लेना है, तो क्या कहता है? हाँ, बाइनरी फिजन। बाई का मतलब क्या होता है? देखिए, बाई का मतलब, बाई मीनिंग होता है टू। बाई का मीनिंग क्या है? टू। बाई का मीनिंग टू। फिजन मतलब टूटना, मतलब एक से दो पार्ट में टूटना। समझ में आ गया? फिजन के दो पार्ट है, फिजन आर ऑफ टू टाइप, सॉरी बाइनरी फिजन आर ऑफ टू टाइप्स। हाँ, एक बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन। अगर एक से दो पार्ट में कोई भी ऑर्गेनिज्म टूटता है उसको हम बोलेंगे बाइनरी फिजन। देखिए क्या लिखा हुआ है, पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स। पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ। जो पेरेंट सेल है वो दो पार्ट में टूट जाता है। एग्जांपल क्या है? अमीबा। देखिए, ये हमारे पास इसका न्यूक्लियस है, ये एक से दो पार्ट में टूटा। सबसे पहले उसका जो न्यूक्लियस की लेंथ बढ़ जाती है, ठीक, और उसके बाद ये इसका साइटोप्लाज्म, मतलब पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, कार्योकाइनेसिस होगा, देन साइटोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोप्लाज्म टूटेगा, देन एक से दो ऑर्गेनिज्म बनके हमारे पास यहाँ रेडी हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, हमारे पास बाइनरी फिजन हमने देख लिया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये मल्टीपल फिजन। देखिए, मल्टीपल फिजन क्या कहता है? मल्टीपल फिजन का मतलब है बहुत सारे, फिजन का मतलब टूटना, मल्टीपल मतलब बहुत सारे पार्ट में टूट जाना। इसका एग्जांपल आता है प्लाज्मोडियम। पेरेंट सेल डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल। जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड हो जाता है बहुत सारे डॉटर सेल में, और इसका एग्जांपल आता है हमारे पास ये प्लाज्मोडियम। समझ में आ रही है नहीं चीजें? इसका एग्जांपल आता है प्लाज्मोडियम। हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड टाइप आता है बडिंग। बडिंग में क्या है? मान लो कोई प्लांट है या कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो उसके साइड में से बड निकल आती है, थोड़ी सी छोटी सी एक बड निकल आ गई, कली सॉर्ट ऑफ हम कह सकते हैं। बड निकल के आई, बड़ी हुई, डिटैच हो गई, अलग हो गई वहां से, और एक नए ऑर्गेनिज्म की तरह प्रोड्यूस हो जाती है। फिर देखिए क्या कहता है, अ बड डेवलप्स एज एन आउट ग्रोथ ऑन द पेरेंट बॉडी। जो पेरेंट की बॉडी है वो वहां से थोड़ी सी ऐसे आउट ग्रोथ निकल के बाहर आती है। ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट अ स्पेसिफिक साइट। मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर बहुत तेजी से सेल डिवीजन हुआ, बहुत सारे सेल डिवाइड हुए, एक मोटी सी बड निकल के बाहर आ गई, फिर वो डिटैच हो गई, नए प्लांट की तरह ग्रो हो गई। दीज बड डिटैच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट बॉडी व्हेन दे मैच्योर। जब वो मैच्योर हो जाती है तो वो पेरेंट प्लांट की बॉडी से डिटैच हो जाती है और एक नए प्लांट की तरह से फिर ग्रो हो जाती है। इसका एग्जांपल आता है हाइड्रा एंड ईस्ट। देखिए यहाँ पर ये पेरेंट है, बड निकल गई,
ग्रोथ हो गई एंड डिवाइड हो गई। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर क्या होते हैं? देखिए प्लांट्स के अंदर से स्पोर निकलते हैं छोटे छोटे। देखिए स्पोर्स क्या है? स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन स्पोरेंजिया आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट देम until they come in contact with suitable condition। मतलब क्या है कहने का? स्पोर्स निकलते हैं, स्पोर्स के बाहर एक आउटर टफ कवरिंग होती है जिससे कि वो, देखिए अगर स्पोर्स के ग्रो होने के लिए बाहर एनवायरमेंट में कंडीशन बहुत अच्छी है, फेवरेबल एनवायरमेंट है, तो वो वहां ग्रो कर जाता है। अगर वो फेवरेबल एनवायरमेंट नहीं है तो वो डिस्ट्रॉय होने लगेगा ना, तो इसलिए उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, टफ कवरिंग होती है, जिसकी वजह से वो वहां पर प्रोटेक्ट रहता है, उसको हम बोलते हैं स्पोर। अंडर फेवरेबल कंडीशन, उसको जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है, मतलब उसको जैसे ही ऐसी कंडीशन मिलती है, उसको जैसे ही अपने फेवर का एनवायरमेंट मिलता है, तो वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाता है। दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूसेस न्यू राइजोपस इंडिविजुअल। देखिए हमारे पास पूरा इसका, हमारे पास क्या है, ये इसका डायग्राम है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? देखिए फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है टूट जाना। फ्रेगमेंट्स का मीनिंग क्या है? हम, अरे भाई हमारे सामने वर्ड आया, हमने उससे पता लगा लिया, भाई भाई फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या है? फ्रेगमेंट्स का मतलब है टूट जाना, फ्रेगमेंट्स टूट जाना, टुकड़ों में टूट जाना। आईओएन लगा दिया, प्रोसेस हो गया। तो फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़ों में टूट जाना। क्लियर, समझ में आ गया ना? इतना सिंपल है, बस बायोलॉजी और कुछ भी नहीं है। इट टेक्स प्लेस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म में होता है जो मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या हुआ? भाई दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, सही पढ़ता आ रहा हूं मैं 6, 7, 8, 9 से। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब सिंगल, सेलुलर का मतलब सेल आ गया। सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स, एग्जांपल अमीबा हमने अभी देखा। कुछ होते हैं मल्टी, मल्टी मतलब बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है, जिनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सिंपल हो। It is accidental process when the broken piece of an organisms, या फिर भाई जो ऑर्गेनिजम्स के पीस टूट गए, पार्ट में टूट गए, या फिर उनको हमने बोल दिया फ्रेगमेंट्स, ग्रोज इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स। अगर हमारे पास कोई एक ऑर्गेनिज्म है, वो अलग अलग पार्ट में टूट गया, उसका हर टुकड़ों में टूट गया, उसका हर टुकड़ा, उसका हर अलग अलग पार्ट एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गया, तो उसी को हम बोलते हैं पूरा प्रोसेस, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। देखिए एग्जांपल भी स्पाइरो वगैरह का एग्जांपल है, ये दो पार्ट में टूटा और नया ऑर्गेनिज्म बन के हमारे सामने पूरा ये रेडी हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं रीजनरेशन। देखिए अब मैं उम्मीद करूंगा कि सभी मुझे बता देंगे इसका आंसर क्या होता है। मतलब ये हम डॉक्टर हैं, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमारे सामने पेशेंट आया है, रीजनरेशन। भाई री का मीन्स अभी हम देख के आ रहे हैं, स्टार्टिंग में भूलना नहीं है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अभी हम स्टार्टिंग में क्या पढ़ के आ रहे हैं? रिप्रोड्यूस। री का मीन्स अगेन। जनरेशन का मतलब क्या हुआ? कि फिर से जनरेट हो जाना। कोई एक ऑर्गेनिज्म है, वो फिर से जनरेट हो जाता है, फिर से नया बन जाता है। मान लो हमने एक ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म है, इसको हमने दो पार्ट में काट दिया, तो इसका ऊपर वाला पार्ट ये दो पार्ट में हो गया, इसका नीचे वाला पार्ट खत्म हो गया, इसका नीचे वाला पार्ट खत्म हो गया, इसका ऊपर वाला पार्ट खत्म हो गया। तो ये क्या करेगा? ये अपना नीचे का पूरा पार्ट ग्रो करा लेगा और ये अपना ऊपर का पूरा पार्ट ग्रो करा लेगा। तो इसी को हम बोलते हैं रीजनरेट करना, फिर से किसी ऑर्गेनिजम्स को या अपने बॉडी के किसी पार्ट को जनरेट करा लेना, दैट इज रीजनरेशन। क्या कहता है देखिए इसके अंदर, व्हेन द सिंपल बॉडी एनिमल्स, व्हेन द सिंपल बॉडी एनिमल्स लाइक हाइड्रा, प्लानेरिया डेवलप्स अ न्यू इंडिविजुअल, वो एक नया इंडिविजुअल को डेवलप कर लेते हैं फ्रॉम देयर ब्रोकन ओल्डर पार्ट, जो उसका पुराना पार्ट टूट जाता है, इज नोन एज रीजनरेशन। उसी को हम बोलते हैं रीजनरेशन। इट इज कैरीड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स के थ्रू कराया जाता है, विच डिवाइड, जो डिवाइड होते हैं, एंड डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म द कंप्लीट इंडिविजुअल्स, और डिफरेंशिएट होते हैं, एक कंप्लीट इंडिविजुअल्स को बना लेते हैं। These cells multiply, ये सेल मल्टीप्लाई होते हैं, एंड फ्रॉम दिस मीन मास ऑफ सेल अदर पार्ट्स आर जनरेटेड। जो सेल डिवाइड हुए और वो जो सेल का जो मास बना डिवाइड होने के बाद, उससे नया पार्ट या नया ऑर्गेनिज्म फिर से, लॉस्ट पार्ट फिर से प्रोड्यूस या जनरेट हो जाता है। रीजनरेशन फॉलोज एन ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस रेफर टू एज डेवलपमेंट, वो एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस को फॉलो करता है और जिसको हम बोलते हैं क्या?
डेवलपमेंट। क्लियर, समझ में आया सबको? ये देखिए, ये हमारे पास है प्लानेरिया लार्वा, जिसको हमने 3 पार्ट में बांट दिया। इसके तीनों पार्ट ने एक अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को, अपने बीच वाले पार्ट ने ऊपर का हेड और टेल को बना लिया, ऊपर हेड वाले पार्ट ने नीचे का पूरा पोर्शन बना लिया, टेल वाले पार्ट ने ऊपर का पूरा बॉडी बना लिया। ऐसी ही सेम एग्जांपल है हमारे पास ये हाइड्रा का। हाइड्रा का भी ऐसी, हमने उसको पार्ट में काट दिया, उसने अलग अलग अपने वहां पर ऑर्गेनिजम्स को डेवलप कर लिया। क्लियर। नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या कहता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, या मीनिंग क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का? देखिए, वेजिटेटिव प्लांट्स के अंदर हमारे पास, देखिए यहां पर ये प्लांट है, तो प्लांट के आप नीचे देखोगे ये रूट्स हैं, ठीक, ये लीव्स हैं, ये हमारे पास ऊपर देख रहे होंगे आप लोगों को ये फ्लावर है। अगर हम स्टेम, प्लांट की स्टेम, उसकी रूट, उसकी लीव्स को देखें तो वो होता है उसका वेजिटेटिव पार्ट। अगर हम उसके फ्लावर की बात करें तो वो होता है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर हम उसके वेजिटेटिव पार्ट से कोई नया प्लांट को ग्रो करा देंगे, उसी प्लांट्स को नया ग्रो करा देंगे, तो वो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और अगर हम उसके फ्लारल पार्ट से, अगर हम उसको रिप्रोडक्टिव पार्ट से नया प्लांट को प्रोड्यूस कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। मतलब वो वेजिटेटिव पार्ट नहीं है, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसलिए वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। तो यहां हम देखेंगे अभी वेजिटेटिव पार्ट से किसी एक प्लांट को हम फिर से कैसे ग्रो करा सकते हैं। देखिए, अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच reproduction takes place from the vegetative part like the stem, root and leaves। स्टेम, रूट और लीव्स से अगर हम कोई भी प्लांट ग्रो करा देते हैं उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास? मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल मेथड पर। मतलब अगर हमने रूट्स के थ्रू कोई प्लांट को ग्रो कराया, ठीक, तो इसका एग्जांपल है हमारे पास एडवेंशियस रूट्स ऑफ डहलिया। मतलब अगर हमने एडवेंचर, मतलब वो रूट्स जो कि रेडिकल से ग्रो ना होती हो। नेक्स्ट आता है बाई स्टेम, इसका एग्जांपल आता है हमारे पास पोटैटो, ट्यूबर बोलते हैं, जिंजर को राइजोम बोलते हैं। लीव्स के थ्रू भी हम करा सकते हैं। एग्जांपल, लीव्स ऑफ ब्रायोफिलियम बियर्स एडवेंशियस बड्स, एडवेंशियस बड्स वहां पर निकली होती हैं इन द नॉचेस ऑफ द लीफ मार्जिन विच डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट, जो एक न्यू प्लांट के अंदर डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास नेक्स्ट होता है आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड में क्या होगा? एक मेथड आता है ग्राफ्टिंग, एक मेथड आता है कटिंग, एक आता है लेयरिंग और एक आता है टिश्यू कल्चर। ग्राफ्टिंग में क्या होगा? मतलब हम एक प्लांट हमारे पास ऐसा है जिसकी रूट्स बहुत अच्छे से ग्रो करती है, दूसरा प्लांट ऐसा है जिसकी रूट बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती उसका ऊपर से, तो हमने क्या करा, उस दूसरे प्लांट को जिसकी रूट अच्छे से ग्रो नहीं करती, इस प्लांट का जिसके अंदर रूट अच्छे से ग्रो करती है इसके अंदर लाके ग्राफ्ट करा देंगे ऐसे, तो वो प्लांट फिर बहुत अच्छे से ग्रो होने लगता है, उसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। इसका एग्जांपल आता है मैंगो। नेक्स्ट आता है कटिंग, हम मतलब कट करके दूसरा प्लांट लगा देंगे, दूसरी जगह लगा देंगे, वो ग्रो कर जाता है, इसको हम बोलते हैं इसका एग्जांपल आता है रोज, कटिंग। नेक्स्ट आता है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या है, मान लो कोई प्लांट है, जैसे ये प्लांट है हमारे पास, कुछ ऐसे प्लांट है, ऐसे प्लांट है। अब इस प्लांट्स को हम क्या करेंगे, यहां से पकड़ेंगे, यहां से पकड़ेंगे और नीचे सॉइल में लगा देंगे, इसको ऐसे पकड़ के नीचे लगा देंगे सॉइल में। अब वहां क्या होगा, जब हम कुछ टाइम तक वो लगा जाता है तो उसके उस स्टेम का उस पार्ट में रूट्स आने लगती हैं, फिर वहां से उसको डिटैच करेंगे, साइड में लगा देंगे, नए प्लांट की तरह वो ग्रो करता है, इसको हम बोलते हैं लेयरिंग। इसका एग्जांपल आता है जैस्मिन। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर, एग्जांपल है ऑर्किड या जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, अगर हम टिश्यू कल्चर की बात करें तो टिश्यू कल्चर में ये होगा, हम प्लांट का कोई भी एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उठा लेंगे। मेरिस्टेमेटिक मतलब यह है जहां प्लांट्स का वो पार्ट जहां से वो तेजी से ग्रो कर, जैसे कि रूट टिप और शूट टिप, वहां से हम प्लांट का एक सेल उठा लेंगे, उसको हम न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराते हैं, वो कैलस बन जाता है, मतलब मास ऑफ सेल बन जाता है, लेबोरेटरी में ग्रो करा जाता है। जब वो प्लांट्स ग्रो होने के बाद एक छोटा प्लांटलेट बना लेता है, छोटा सा प्लांट, उस प्लांट को उठा के हम फिर सॉइल में लगा देते हैं, वहां वो ग्रो कर जाता है। इसको हम माइक्रो प्रोपोगेशन भी बोलते हैं, क्योंकि हमने एक छोटे से प्लांट से, छोटे के प्लांट के पार्ट से उसको ग्रो कराया, इसलिए माइक्रो प्रोपोगेशन भी बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बेनिफिट से क्या है, जो वेजिटेटिव हमने प्रोपोगेशन कराया उसके क्या क्या बेनिफिट्स है। देखिए पहला बेनिफिट्स हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास इसका
पहला बेनिफिट, मैं सामने इसलिए हट जाता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर अच्छे से दिखाई दे सभी चीजें। प्लांट्स कैन बियर फ्लावर्स फ्रूट्स एंड अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स, मतलब जो प्लांट है उसके ऊपर फ्लावर आ जाते हैं कब, मतलब कहने का यह है प्लांट्स कैन बियर फ्लावर्स, फ्लावर आ जाते हैं, फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स, उन प्लांट से जल्दी आ जाते हैं जिन प्लांट्स को हमने सीड के थ्रू ग्रो कराया था। सेकंड इसका बेनिफिट्स क्या है, ग्रोइंग प्लांट्स लाइक बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स, जो अपने मतलब ऐसे प्लांट जो सीड को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी खो चुके हो उनको हम वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो करा देते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, जेनेटिकल सिमिलैरिटी इज मेंटेन इन द प्लांट्स, जो जेनेटिक्स उसका जीन के लेवल पर सिमिलैरिटी उसके अंदर मेंटेन रहती है। फोर्थ क्या है, हेल्प्स इन ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट, ये ऐसे फ्रूट को ग्रो करने में हेल्प करा देता है जिनके अंदर सीड नहीं होते। चीपर एंड इजियर मेथड्स ऑफ ग्रोइंग प्लांट, ये प्लांट को ग्रो कराने का चीपर और इजीएस्ट मेथड है, सबसे इजी और चीपेस्ट मेथड है। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट यहां पर हम स्टार्ट कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए इसके अंदर, when reproduction takes place as a result of fusion of two gametes, अभी जब हमने डिफरेंशिएशन करा है एसेक्सुअल और सेक्सुअल के अंदर, वहां हमने क्या देखा कि एसेक्सुअल के अंदर तो गैमेट्स नहीं बन रहे थे, वहां एक पेरेंट इन्वॉल्व था, लेकिन सेक्सुअल के अंदर दो पेरेंट बन रहे थे, वहां पर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व थे, वहां हमारे पास गैमीट की फॉर्मेशन हो रही थी। एक गैमेट बनता है मेल के अंदर, एक गैमेट बनता है फीमेल के अंदर, दोनों गैमेट्स आपस में आकर फ्यूज हो जाते हैं, मिल, अभी हमने फिजन पढ़ा, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ फ्यूज होंगे, मिलेंगे, वो बना देते हैं जाइगोट, जाइगोट ग्रो होके एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, जो कि जैसे हम बात करते हैं प्लांट्स के अंदर फ्रूट और ह्यूमन के अंदर न्यूबॉर्न बेबी की हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है भाई, वहां भी गैमेट, मेल में भी गैमेट, फीमेल में भी गैमेट, दोनों आके फ्यूज हो जाते हैं, बना लेते हैं जाइगोट, दैट द प्रोसेस इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितना इजी हो गया ना यार, देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। व्हेन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स वन फ्रॉम ईच पेरेंट, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन कैसे होता हो, एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स वन फ्रॉम ईच पेरेंट, एक एक गैमेट दोनों पेरेंट से आते हो, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, फर्टिलाइजेशन को याद रख लेना अच्छे से। फर्टिलाइजेशन क्या कहता है कि जब प्रोसेस जो है हमारे पास पूरा किसका, फ्यूजन होने का मेल एंड फीमेल गैमेट्स के, उसको हम कहते हैं कि जब वो क्या है कि फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल या फिर जेनेटिक मटेरियल की हम बात कर सकते हैं, फ्रेगमेंट बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम कॉजिंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विच लीड्स टू वेरिएशन। मतलब होगा क्या, जो देखो क्या लिखा हुआ है, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जो गैमेट्स का दोनों पेरेंट, अभी हमने बात करा दोनों पेरेंट्स से गैमेट आया, फ्यूज होगा, जाइगोट बना लिया, फर्टिलाइजेशन हो गया, लेकिन जो दोनों पेरेंट्स के अंदर जो गैमेट बने, जब वो बनते हैं तो वहां पर क्या होगा, जो क्रोमोसोम या जो डीएनए आता है वो होमोलोगस क्रोमोसोम कॉजिंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विच लीड्स टू वेरिएशन। जो होमोलोगस, जो एक जैसे क्रोमोसोम होते हैं वो पास पास आते हैं, एक्सचेंज होते हैं और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को वहां पर वो प्रोड्यूस करते हैं, रिकॉम्बिनेशन विच लीड्स टू वेरिएशन। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल या जेनेटिक फ्रेगमेंट्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम कॉजिंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मतलब जीन्स को रिकम्बाइन कर देते हैं, विच कॉजेज या विच लीड्स टू वेरिएशन, जिसकी वजह से वेरिएशन आते हैं, चेंजेस आते हैं, और वो इस चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजिंग एनवायरमेंट के अंदर कॉप अप करने के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, इसलिए वेरिएशन भी बहुत जरूरी है। और इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सक्सेस है, एसेक्सुअल की क्यों नहीं है फिर, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इजी है, फास्ट है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल में दो पेरेंट इन्वॉल्व है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस आते हैं, कंटिन्यूटी अच्छे से बनी रहती है,
और जो उसके अंदर चेंजेस आते हैं वो ड्रास्टिक चेंजिंग एनवायरमेंट के लिए अंदर बहुत अच्छे से कॉप अप कर पाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में हम यहां बात करने वाले हैं अभी कि प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो अभी हमने बात करी थी जो इस रूट स्टेम एंड लीव्स वाला जो प्लांट का पार्ट है वो क्या है, वेजिटेटिव पार्ट। जो उसका फ्लावर पार्ट है, जो ऊपर फ्लावर है पूरा प्लांट के अंदर, वो क्या है, वो हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो यहाँ हम सिर्फ फ्लावर को ही कंसिडर करेंगे क्योंकि फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट है, गैमेट्स भी प्रेजेंट है। तो हमें क्या बोला, इट अकर्स मोस्टली इन फ्लावरिंग प्लांट। भाई जिसके अंदर फ्लावर नहीं है, जिसके अंदर फ्लावर नहीं है तो वहां कैसे होगा, क्योंकि फ्लावर ही तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग पार्ट में ही होगा। इट अकर्स, क्या लिखा हुआ है, इट अकर्स मोस्टली इन फ्लावरिंग पार्ट। इनफैक्ट फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। ये हमने पहले ही देख लिया है कि फ्लावर जो है प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्लियर, आगे देखिए, अ टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन हॉल्स, नेमली कैलिक्स, जिसका एक इंडिविजुअल यूनिट को हम सेपल भी बोल देते हैं, कोरोला, जिसकी इंडिविजुअल यूनिट को हम पेटल बोल देते हैं, एंड्रोशियम, जिसकी इंडिविजुअल यूनिट को हम स्टेमन बोल देते हैं, और ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट के अंदर। नेक्स्ट आता है गाइनोशियम, जिसकी इंडिविजुअल यूनिट को हम कार्पल या फिर पिस्टिल भी बोलते हैं, और ये प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये देखिए, दिखा देता हूं आप लोगों को, ये है हमारे पास एक फ्लावर, दिख गया आप लोगों को। ये क्या है, ये एक अच्छा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पर। ये हमारे पास क्या, फिर मैं बता देता हूँ आप लोगों से कि मैं आपको पूरा दिखना चाहिए ना हर चीज, क्या है स्लाइड के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर क्या लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पास ये नीचे ग्रीन कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम ये है सेपल हमारे पास। ठीक, जो सबसे फ्लावर के नीचे ग्रीन कलर का पार्ट क्या है, सेपल। उसके बाद हम ऊपर देखेंगे, ये जो रेड कलर का पार्ट है, ये वाला, ये जो रेड कलर का पार्ट है, इसको हम बोल देते हैं पेटल। फंक्शन, अब देखिए, सेपल हमारे पास ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का है तो ऐसा, और सबसे बाहर है तो ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है। ग्रीन कलर का है, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस के फंक्शन को भी परफॉर्म कराता है। इतना ही पढ़ेंगे यहाँ पर हम 10th लेवल पर। ये आता है नेक्स्ट हमारे पास पेटल। पेटल कलरफुल पार्ट होता है प्लांट का। कलरफुल पार्ट अट्रैक्शन का काम आता है। हमें फ्लावर कलरफुल, हम ग्रीन पार्ट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, उसके जो फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है, जो पेटल होता है, उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और हम क्या, जो हनी बी है या जितने भी ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन कराता है, अभी देखेंगे आगे क्या होता है पॉलिनेशन, वो सब उस पेटल की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेमन। स्टेमन के अंदर 2 पार्ट आते हैं, एक आता है एंथर और एक आता है फिलामेंट। ये होता है हमारे पास एंथर। ठीक, एंथर ये यहाँ फ्लावर नीचे बेस से इससे जुड़ा होता है। ये जो ऊपर वाला ये जो पार्ट है, ये है एंथर, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये होता है फिलामेंट। ठीक, एंथर के 2 पार्ट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये जो पार्ट है, ये होता है पूरा फीमेल पार्ट, कार्पल या फिर पिस्टिल। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर ये स्टिग्मा, जहां पर पोलन ग्रेन जाकर बैठता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, ये स्टाइल। ठीक, और ये होता है हमारे पास नीचे ओवरी। चलिए आगे चलते हैं। अभी A typical flower consists of 4 main halls, namely एक टिपिकल फ्लावर की अगर हम बात करें, इसके अंदर 4 हॉल्स होते हैं, जिसका नाम होता है कैलिक्स। कैलिक्स की इंडिविजुअल यूनिट को हम बोलते हैं सेपल्स। दूसरा होता है कोरोला, इसकी इंडिविजुअल यूनिट को देखिए, पहला कैलिक्स, दूसरा कोरोला। कोरोला की इंडिविजुअल यूनिट को हम बोलते हैं क्या, पेटल्स। तीसरा होता है एंड्रोशियम, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसकी इंडिविजुअल को यूनिट को हम बोलते हैं क्या, स्टेमन। थर्ड पार्ट होता है हमारे पास, फोर्थ पार्ट होता है हमारे पास गाइनोशियम, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसकी इंडिविजुअल यूनिट को हम बोलते हैं क्या, कार्पल्स। सबको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो रही हैं। ये देखिए हमने पूरा किया, फ्लो चार्ट यहाँ बना लिया है। पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, मतलब फ्लावर के अंदर हम 9 सारे पार्ट देख लिए, लेकिन जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, दैट इज मेल और फीमेल, वो यहाँ पर है। देखिए स्टेम मेल पार्ट है, इसके 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर।
कार्पल फीमेल पार्ट है। इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर ही क्या होता है, देखिए ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर रखा होता है एग, और यहां एंथर के अंदर होता है पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के अंदर होता है मेल गैमेट। पॉलन ग्रेन जाता है फीमेल पार्ट तक, वहां रखा होता है एग, एग से पॉलन ग्रेन के अंदर का जो मेल गैमेट है वो फ्यूज करता है, वो मिला, जब वो मिलता है उस प्रोसेस, उस मिलने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद ग्रो होने के बाद वो बना देता है क्या, जाइगोट। जाइगोट डेवलप होकर बना देता है हमारे पास पूरा एम्ब्रियो, जो फ्रूट है, प्लांट्स के कंसीडर हम कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास पॉलिनेशन। अभी हमने कंसिडर कर लिया है कि अगर मेल पार्ट है हमारे पास, क्या है, एक मेल पार्ट है, मेल पार्ट से जो फ्लावर का मेल पार्ट है, मेल पार्ट के अंदर होता है पॉलन ग्रेन, उस पॉलन ग्रेन से, मेल पार्ट है पॉलन ग्रेन, उस पॉलन ग्रेन से या तो हवा के थ्रू, अगर नॉर्मल प्लांट हवा में है, या फिर पानी के थ्रू, या फिर इंसेक्ट के थ्रू, मेल पार्ट से पॉलन उठकर जो फीमेल पार्ट तक पहुंचता है, जो ऊपर का हमने देखा था स्टिग्मा वाला पार्ट, स्टिग्मा तक पहुंचना मेल पार्ट से पॉलन ग्रेन का मतलब द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, द कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। क्लियर हुआ? ये जो हमारे पास पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक ट्रांसफर होता है, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। महा इजी, सबसे इजी। देखिए द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ये देखिए यहां पर, ये है फ्लावर, ये इसका मेल पार्ट, पॉलन ग्रेन निकला, ये है हमारे पास, और ये कहां पहुंच गया, फीमेल पार्ट तक। भाई मेल ही तो जाता है ना फीमेल के पीछे पीछे भागा हुआ, ऐसे ही पहुंच गया। और इस पूरे प्रोसेस क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं इसको। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 तरीके का होता है ये। अब कहीं और डिफाइन मत करना कितने टाइप्स का होता है। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक कोई प्लांट है, देखिए इधर मैं बना देता हूं पूरा, ये एक प्लांट है, ये फ्लावर है, यहां ये फीमेल पार्ट है, ये ऊपर बना लेते हैं मेल पार्ट, ये मेल पार्ट है, यहां ये नीचे दूसरा फ्लावर है, जिसके अंदर फीमेल पार्ट है, यहां है पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन निकल के यहां स्टिग्मा तक पहुंच गए। कहने का मीनिंग यह है जब सेम प्लांट, ये हमारे पास क्या है, ये सेम प्लांट है, जब सेम प्लांट है, इस सेम प्लांट के ऊपर 2 फ्लावर है, एक फ्लावर कैसा है, एक फ्लावर हमारे पास यहां पर ये मेल और ये फीमेल, एक हमारे पास मेल फ्लावर है, एक हमारे पास फीमेल फ्लावर है, ठीक है। मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकले और फीमेल फ्लावर तक निकल के पहुंच गए। एक ही प्लांट है ना, फ्लावर अलग है, ये अलग अलग फ्लावर पर भी हो सकता है, हो सकता है ऐसी भी कंडीशन हो सकती है, मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि यहां पर फीमेल पार्ट हो, वो वो उसी फीमेल पार्ट पर ये जो हमारे पास पॉलन ग्रेन है, ये इधर से इधर ही आ गए, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन है। उसी प्लांट के ऊपर दूसरा फ्लावर है जिसके ऊपर मेल पार्ट फीमेल पार्ट है, सेम प्लांट के ऊपर सेम फ्लावर के अंदर अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर हुआ? देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हो एंथर से स्टिग्मा पर सेम फ्लावर के अंदर। नेक्स्ट आता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या कहता है हमसे, भाई बड़ी वर्ड से ही क्लियर है, डॉक्टर साहब पहचान जाना चाहिए कि वर्ड से ही क्लियर है कि क्रॉस मतलब अलग अलग, एक मेल प्लांट एक फीमेल प्लांट, ठीक। देखिए कुछ ऐसे में आप भी कहोगे कैसा,
जो है बना दिया है। ठीक, ये आ गया हमारे पास, दो फ्लावर है। एक जो फ्लावर है हमारे पास ये है मेल फ्लावर और ये दूसरा वाला है हमारे पास फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकलेंगे। मेल, ये ऐसा प्लांट है जिसके अंदर सिर्फ मेल फ्लावर है। ये ऐसा प्लांट है जिसके अंदर सिर्फ फीमेल फ्लावर है। जो मेल फ्लावर है वहां से पॉलन ग्रेन निकलेंगे, दूसरे प्लांट पर उस फीमेल पार्ट के ऊपर घूमता हुआ पीछे पीछे फीमेल के घर पहुंच गया, चक्कर लगाता हुआ गलियों में फीमेल के घर पहुंच गया। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। डिफरेंट प्लांट, अगर पॉलन ग्रेन डिफरेंट प्लांट पर फीमेल पार्ट तक पहुंचता हो तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर हुआ? देखिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। अलग फ्लावर है और अलग ही प्लांट है। नेक्स्ट हम आते हैं हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के कौन कौन से एजेंट्स हैं? एजेंट्स का मतलब क्या है? कराने वाला कौन है? हमने क्या बताया? पॉलिनेशन द ट्रांसफर, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। कराता कौन है? हवा भी करा सकती है, पानी भी करा सकता है, इंसेक्ट्स भी करा सकते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या है? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है एबायोटिक और एक होता है बायोटिक। देखिए भाई, हमेशा नाम से ही चीजों को समझ लेना है, नाम से ही क्लियर कर लेना है। ए पहले ही बताया था, जहां ए मिल जाता हो स्टार्टिंग में ऐसे, इसका मतलब क्या है? एब्सेंट, मतलब वहां वो चीज एब्सेंट है। मतलब एबायोटिक, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, लिविंग चीज है। एबायोटिक मतलब वो लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग चीज है। नॉन लिविंग चीजों में एग्जांपल क्या क्या है? वाटर और विंड, हवा और पानी। बायोटिक लिविंग चीजों में आते हैं एनिमल्स या इंसेक्ट्स। तो यहां पर हमने एग्जांपल क्योंकि सबसे कॉमन हनी भी है, सबसे ज्यादा पॉलिनेटर जो है, सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कराने वाला जो एजेंट्स है वो है हमारे पास हनी बी, इसलिए हमने डायरेक्ट यहां हनी बी का ही एग्जांपल ले लिया है। देखिए, नेक्स्ट आता है, अभी हमने देख ही लिया वैसे फर्टिलाइजेशन क्या है। जब दो गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज कर जाते हैं उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या लिखा हुआ यहां पर देखिए अच्छे से ध्यान से, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और ये होता कहां है? अभी हमने देखा फीमेल पार्ट के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। एक ओवरी के अंदर रखा होता है एग, तो जहां एग है वहीं तो होगा, तो मेल जाता कौन है? पीछे पीछे कौन जाता है? मेल जाते हो कि नहीं? पीछे पीछे मेल जाता है, तो वो मेल उसके पीछे पीछे गया। फीमेल के घर में ओवरी के अंदर वहीं फर्टिलाइजेशन होगा, वहीं उनका फ्यूजन होगा, वहीं जाइगोट बनेगा, वहीं डेवलपमेंट होगा। तो क्या हुआ? इट अकर्स इनसाइड द ओवरी। ये होता कहां है? ओवरी के अंदर। जाइगोट इज प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। अभी हमने बताया जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो वहां पर किस चीज का प्रोडक्शन होता है? जाइगोट का। जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। जाइगोट एम्ब्रियो के अंदर डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद वो क्या बना देता है? पूरा हमारे पास एम्ब्रियो। क्लियर? समझ में आई नहीं सब चीजें? देखिए, बहुत अच्छे से यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि पढ़ाई करते हुए चलना है, समझते हुए चलना है चीजों को। देखिए नेक्स्ट, द ओव्यूल डेवलप्स टू अ टफ कोट एंड कन्वर्टेड इनटू अ सीड। देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, उसके मतलब जो डेवलपमेंट होगा फिर क्या होगा? जो ओवरी है, ओवरी बना देती है फ्रूट। ओवरी कन्वर्ट, जो हम प्लांट का फ्रूट खाते हैं वो क्या होती है? ओवरी। ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। जो उसके अंदर ओव्यूल है, जिसके अंदर एग भी था, अभी हम देख के आ रहे हैं पीछे, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। यहां पर यही है, ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपेंस टू फॉर्म फ्रूट। ओवरी बहुत तेजी से ग्रो होती है और फ्रूट को बना लेती है, मतलब ओवरी से बन जाता है फ्रूट। द सीड कंटेन्स अ फ्यूचर प्लांट which or embryo which develops into seed under suitable condition। जो सीड है वो उसको हम बाद में सोन करा देते हैं, मिट्टी में लगा देते हैं और एक नया प्लांट वहां से बना भी सकते हैं जब उसको कंडीशन सुटेबल हम प्रोवाइड करा देंगे।
नेक्स्ट आता है दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। ये जो हमारे पास पूरी प्रोसेस है जिसका हमने सीड को लगाया, मतलब हमने क्या करा, हमने सीड को मिट्टी में लगा के जर्मिनेट करा दिया, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। नेक्स्ट आते हैं हम फ्लावर आर ऑफ टू टाइप्स। अच्छा, फ्लावर भी दो तरीके के हैं, अभी हमने वैसे देख लिया है। मतलब फ्लावर क्या है, दो तरीके, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जहां फ्लावर के अंदर एक रिप्रोडक्ट, अभी हमने देखा ना क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर, हमने ये चीज कहां देखी है, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर ये चीज हम अच्छे से देख के आ रहे हैं। ये देखिए, एक प्लांट ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ मेल पार्ट है, एक प्लांट ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ फीमेल पार्ट है। ठीक, तो यहां पर यही चीजें डिफाइन करी गई है कि प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप, इधर कंटेन इधर स्टेमन और कार्पल, या तो उसके अंदर स्टेमन होता है या फिर उसके अंदर कार्पल होता है, मतलब या तो मेल पार्ट होगा या फिर फीमेल पार्ट। एग्जाम्पल कौन सा इसका, पपाया एंड वाटरमेलन। दूसरे होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाई मतलब दो, मतलब ऐसे फ्लावर जिनके अंदर दोनों सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट हो, जैसे कि कंटेन्स बोथ स्टेमन एंड कार्पल, इसके अंदर स्टेमन भी होता है और कार्पल भी होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड, नोट कर लीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। क्लियर हुआ, यह हमारा ये कंप्लीट हो जाता है रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर भी सेक्सुअल वाला। इसका देख लेते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारे पास अब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, बेसब्री से इंतजार था, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ह्यूमंस यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ह्यूमंस जो है रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल मोड को यूज करता है, ह्यूमंस एसेक्सुअल मोड को यूज नहीं करता, सेक्सुअल मोड को यूज करता है। नेक्स्ट, it needs sexual maturation which includes creation of germ cell, example egg ova बोल सकते हैं हम फीमेल के अंदर, and sperm in the male partner. This period of sexual maturation is called puberty। मतलब क्या हुआ, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, मेल के अंदर जो ह्यूमन मेल है उसके अंदर जो गैमीट बनता है उसको हम बोलते हैं स्पर्म, और जो ह्यूमन फीमेल है उसके अंदर जो गैमीट बनता है उसको हम बोलते हैं ओवा या फिर एग। ठीक है, और ये ओवा फीमेल के अंदर या तो ओवा या फिर मेल के अंदर स्पर्म बनने कब स्टार्ट होते हैं, वो बनने स्टार्ट होते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, अराउंड 13 to 14 ईयर्स ऑफ एज। जब मेल या फीमेल 13 से 14 साल के बीच में होते हैं, उस टाइम वहां पर गैमिट्स के बनने की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। वो एज, जिस एज के अंदर गैमिट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती हो, उस एज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी की एज। समझ में आया, क्लियर हुआ। ठीक है, ये देखिए, ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्या है हमारे पास, ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे गया होगा। क्या है ये, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये डायग्राम दिखा दे रहा मैं यहां पर, ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक, ये रहता है पेनिस और ये होते हैं टेस्टिस। दिखाई देगी आप लोगों को अच्छे से। नेक्स्ट देखिए आगे, द फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल, यहां पर वही लिखा हुआ आपने देखा अभी। अच्छा, बनते कहां हैं, जो मेल के अंदर जो स्पर्म बनता है वो कहां बनते हैं, देखिए ये क्या है, ये हमारे पास ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, ये रखे कहां होते हैं, टेस्टिस हैंग इन अ पॉच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्क्रॉटम। स्क्रॉटम के अंदर एक थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर दो टेस्टिस मेल के अंदर रखे हुए होते हैं। और ये टेस्टिस क्यों है, मतलब बाहर क्यों है, एक तो क्वेश्चन ये है कि बाहर क्यों है, दूसरा ये है कि टेस्टिस का काम क्या है। टेस्टिस का काम होता है मेल के अंदर स्पर्म को बनाना। भाई मेल के अंदर स्पर्म कहां बनेंगे, टेस्टिस के अंदर। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि टेस्टिस बॉडी से बाहर क्यों होते हैं, बॉडी से बाहर क्यों हैंग रहते हैं, क्योंकि जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है वो हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, वो इस टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम
टेम्परेचर पर स्पर्म की फॉर्मेशन करता है, तो इसलिए उसको बॉडी से बाहर लटका दिया गया जिससे कि वहां पर स्पर्म की फॉर्मेशन अच्छे से हो और वो उस टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए वहां पर। ठीक, तो यहां पर ये देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल दैट इज स्पर्म टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस, और टेस्टिस क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो टेस्टिस के अंदर होता है। A pair of testes are located inside scrotum। अभी मैंने बताया कि टेस्टिस कहाँ होते हैं, बॉडी से बाहर एक थैली जैसे स्ट्रक्चर में हैंग रहते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्क्रोटम, विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जो कि बॉडी से आउटसाइड बाहर की तरफ होता है। स्क्रोटम हैज अ रिलेटिवली लो टेम्परेचर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म बाय टेस्टिस। मतलब स्क्रोटम का काम क्या है कि वो बॉडी से कम टेम्परेचर पर, बॉडी से लो टेम्परेचर पर, बॉडी से बाहर हैंग रहते हैं, और किस लिए होते हैं, ताकि वहां पर स्पर्म की फॉर्मेशन अच्छे से हो सके। टेस्टिस रिलीजेस मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस का काम क्या है, टेस्टिस दूसरा काम क्या करते हैं, एक तो वो मेल जर्म सेल स्पर्म को बनाते हैं, दूसरा वो क्या करते हैं कि मेल सेक्स हार्मोन को बनाते हैं जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन ही बॉडी के अंदर सारे सेकेंडरी कैरेक्टर को डेवलप कराता है। जैसे कि मेल के अंदर अगर हम बात करें, आवाज का भारी होना, एडम्स एप्पल का प्रोमिनेंट होना, बॉडी के ऊपर हेयर आना, पेनिस का एनलार्जमेंट होना, पेनिस की थिकनेस बढ़ जाना, तो ये सब चीजें जितनी भी है ये सब कराता है हमारे पास हमारा मेल सेक्सुअल हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। इसका काम क्या है, रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ये स्पर्म के प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम, मतलब जैसे ही प्यूबर्टी आई, स्पर्म बनना स्टार्ट हुआ, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हुआ, तो बॉडी के अंदर जितने भी सेकेंडरी चेंजेस है या जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो सब स्टार्ट होने दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो काम किसका है, हमारे पास मेल जो टेस्ट हार्मोन सेक्स हार्मोन होता है उसका काम होता है ये सेकेंडरी सेक्सुअल को डेवलप कराना। नेक्स्ट, द स्पर्म अलोंग विद द सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल ब्रिंग्स कॉन्स्टिट्यूट सेमेन। अब होता है स्पर्म बना टेस्टिस के अंदर, और भी बहुत सारे एक्सक्रीटरी ग्लैंड रास्ते में लगे हुए होते हैं, जैसे कि ये देखिए यहां पर, ठीक, यहां से ये टेस्टिस स्पर्म निकला, यहां पहुंचा इधर ऐसे, ये हमारे पास ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड है, ये यहां से निकल के फिर ऐसे पेनिस से बाहर जाता है। ठीक, लेकिन जब जो स्पर्म तो अंदर से निकला, रास्ते में सारे जितने भी सिक्रेशन उसके अंदर मिला दिए गए, उन सिक्रेशन को स्पर्म के साथ मिलाकर जो बाहर निकल के आता है मेल के पेनिस से, उसको हम बोलते हैं क्या, सेमेन। देखिए, द स्पर्म अलोंग विद द सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स कॉल्ड सेमेन। समझ में आया? अच्छा, सेमेन निकलता कहां है, जब मेल फीमेल के साथ क्वाइटस करता है, जब मेल फीमेल के साथ क्वाइटस करता है। क्वाइटस क्या होता है, जब मेल अपने पेनिस को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में वेजाइना में इंट्रोड्यूस करा देता है, क्वाइटस, उस प्रोसेस को क्वाइटस बोलते हैं। वहां जब क्वाइटस होता है और सेमेन निकलता है, तो सेमेन को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में छोड़ने के पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉपुलेशन। देखिए, सेमेन निकल जाता है, रिलीज हो जाता है, एंड मेड टू एंटर इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में चला जाता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कॉपुलेशन अभी आपको बताया कि कॉपुलेशन क्या होता है, कॉपुलेशन के टाइम वो पूरा चला जाता है वहां पे। ये है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छे से देख लिया, ये आता है हमारे पास, अब देखिए ध्यान से, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें अगर हम ऊपर की तरफ देखें, ये होता है यूटेराइन फंडस पार्ट, ऊपर का बाहर निकला हुआ, ये यूटेराइन कैविटी। देखिए यूटेराइन, ये सबसे पहले हम यहाँ पर रहते हैं, ये ओवरी है हमारे पास, ओवरी के अंदर ओवा बनता है, फीमेल के अंदर ओवरी होती है, इसके अंदर ओवा बनता है, इसी ओवा से जाकर वो फ्यूज करता है स्पर्म। इसको हम बोलते हैं क्या, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के भी 3 पार्ट होते हैं, इन्फंडिबुलम जो सबसे पास रहता है ओवरी के, सेकंड होता है एम्प्यूला, थर्ड होता है इस्थमक। जो ये ओवरी, अगर ऐसे ये ओवरी है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले रहते हैं, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं फिम्बरी। ठीक, ये दिखाई दे रहा होगा, ये
ये है फिमरी। ये हमारे पास सर्विक्स है, ये सर्विकल कैनाल है ये पूरा, जहां से पेनिस अंदर जाता है, स्पर्म अंदर जाता है जिस रास्ते से, और ये वेजाइना है। ठीक, और ये इसकी 3 लेयर है। ये होते हैं हमारे पास ये यूट्रस। यूट्रस क्या है, इसको हम वॉम्ब भी बोल देते हैं, इसको हम वॉम्ब भी बोल देते हैं, या फिर इसको यूट्रस बोलते हैं। यूट्रस के 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर होती है पेरीमेट्रियम, उसके अंदर वाली लेयर होती है मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली लेयर होती है एंडोमेट्रियम। ठीक, नेक्स्ट आते हैं द फीमेल जर्म सेल। भाई जो फीमेल जो बनाती है, फीमेल जो एग बनाती है उसको हम बोलते हैं ओवा, या कहां बनती है वो ओवरीज के अंदर। द फीमेल जर्म सेल और एग आर प्रोड्यूस्ड इन द ओवरीज। वो कहां प्रोड्यूस होती है, ओवरीज के अंदर। और जो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो होता है कहां, एब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर प्रेजेंट होता है। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर, लोकेटेड इन बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन। देखिए ये है ना, एक इधर और एक इधर, तो एब्डोमेन के दोनों साइड पर ये प्रेजेंट होता है। व्हेन गर्ल इज बोर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग। जब कोई भी गर्ल, जब कोई लड़की पैदा होती है तो उसके अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर ओवा ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। एट प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी का टाइम आता है, एट प्यूबर्टी सम ऑफ द एग्स स्टार्ट्स मैच्योरिंग। जब प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी क्या है, एग के फॉर्मेशन, वो एज जिसमें एग की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो प्यूबर्टी के टाइम सम ऑफ दीज एग्स स्टार्ट्स मैच्योरिंग। अब ये क्या बताया, बहुत सारे एग बर्थ के टाइम प्रेजेंट होते हैं लेकिन मैच्योर नहीं होते, वो प्यूबर्टी के टाइम मैच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एट प्यूबर्टी सम ऑफ दीज एग्स स्टार्ट्स मैच्योरिंग। और उसके बाद क्या होता है, वो एक एक एग हर मंथ एक ओवरी से एक एग निकलता है और यूट्रस तक पहुंचता है। जिस टाइम वो यहां होता है वो एग, ये जो पोर्शन है, ये इस जगह पर एम्पुला स्टमक वाला रीजन, जिस टाइम वो यहां होता है, अगर उस टाइम यहां से स्पर्म ऐसे पहुंचा, अगर उस टाइम स्पर्म यहां से यहां पहुंचा, तो ये स्पर्म एंड एग आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद वो बना देते हैं जाइगोट। ठीक, आते हैं वापस। तो यहां पर हम ये देख रहे थे, वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। एक एग एक ओवरी से हर मंथ निकल के बाहर आता है। द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वॉर्म। वो एग वॉर्म तक पहुंचता है थ्रू फेलोपियन ट्यूब के थ्रू। These two fallopian tube unite into an elastic bag-like structure known as uterus। 2 fallopian tube ये देखिए, इधर से आती है एक fallopian tube ये, एक fallopian tube ये, कहां जुड़ती है, इस bag-like structure में, और जिसको हमने बोला है यूट्रस या फिर वॉर्म। ठीक, द यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स। देखिए ये यूट्रस खुलती कहां है, ये वेजाइना है, यूट्रस खुलती है, यूट्रस का रास्ता कहां जाकर खुलता है, वेजाइना में, किसके थ्रू, सर्विक्स के थ्रू। देखिए ये है हमारे पास सर्विक्स, ये सर्विक्स है। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। फर्टिलाइजेशन होता क्या है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के फैलोपियन ट्यूब वाले पार्ट में फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है। मतलब अगर क्वेश्चन ये आता है कि फर्टिलाइजेशन कहां होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के फैलोपियन ट्यूब वाले पार्ट में। द फर्टिलाइज्ड एग ऑल्सो कॉल्ड जाइगोट। जो फर्टिलाइज्ड एग है हम उसको जाइगोट भी कह देते हैं। गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड स्टार्ट्स डिवाइडिंग। वो कहां है, वो जैसे ये यूट्रस है, ऐसे यहां आया और यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट हो जाता है। ठीक, यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं कि वहां से वो इम्प्लांट हो गया, और फिर वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। डिवाइड होकर फिर वो एम्ब्रियो बना लेता है, बेबी बन जाता है, जो कि उसकी डिलीवरी करा दी जाती है। ठीक है, गेट्स इम्प्लांटेड in the lining of uterus and starts dividing. Actually uterus is richly supplied with blood to nourish growing embryo। जो यूट्रस है वहां बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा ब्लड की सप्लाई होती है। उस हाई ब्लड की सप्लाई की वजह से ब्लड के अंदर न्यूट्रिशन होते हैं, वो न्यूट्रिशन प्रॉपर वे में यूट्रस के थ्रू, यूट्रस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा जो एम्ब्रियो बनता है एक कॉर्ड से, एक पाइप से जुड़ा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक, प्लासेंटा से सारे न्यूट्रिशन बेबी के अंदर या एम्ब्रियो के अंदर जाते रहते हैं
और ये इसीलिए देखिए यहाँ पर रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नॉरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। इफ जाइगोट इज नॉट फॉर्म्ड, अगर जाइगोट नहीं बनता, वो जो एग यूट्रस में पहुंचा वो फिर कुछ ब्लड वेसल्स के साथ निकल के बाहर आता है वेजाइना से। हर मंथ ये एक फीमेल के अंदर प्रोसेस चलती है जिससे वो निकल के बाहर आता रहता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। एवरी मंथ जो एग निकल के आया, अगर स्पर्म नहीं पहुंचा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो एग कुछ मैटरनल या यूट्राइन ब्लड और ब्लड वेसल्स के साथ जो थिक हो जाती है वहां पर वॉल, उसके साथ निकल के बाहर आ जाता है। उस बाहर आने के प्रोसेस को जो फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। देखिए, इफ जाइगोट नॉट डिवाइड द इनर वॉल्स ऑफ यूट्रस ब्रेक्स व्हिच कॉजेज ब्लीडिंग थ्रू वेजाइना, वेजाइना से ब्लीडिंग होती है, ठीक है, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। इट अकर्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम आफ्टर एवरी 28 डेज। ये 28 डेज की पूरी साइकिल होती है, 3 से 5 दिन चलता है वो ब्लीडिंग वाला प्रोसेस। नेक्स्ट है द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड। जो एम्ब्रियो ने मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन लिया, देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ये है हमारे पास, यहां पर आके एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं प्लासेंटा, ठीक। यहां हमारे पास ये है, मान लो ये हमारे पास है एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो से ये यहां पर एक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। ये अम्बिलिकल से जुड़ा हुआ होता है एम्ब्रियो के, तो इसलिए इसको बोल दिया हमने अम्बिलिकल कॉर्ड। ये यहां से ये प्लासेंटा, ये रेड वाला जो हमने बनाया ये प्लासेंटा है, ये प्लासेंटा से मदर्स के ब्लड से न्यूट्रिशन आता है और बेबी तक या एम्ब्रियो तक पहुंचता रहता है, और ये यहीं से पूरा उसको न्यूट्रिशन मिलता है बच्चे को, ठीक। ये देखिए, द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड प्लासेंटा। एक स्पेशल टिश्यू के थ्रू मदर के ब्लड से एम्ब्रियो तक न्यूट्रिशन पहुंचता रहता है जिसको हम बोलते हैं प्लासेंटा। क्या होता है? इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रियो। मदर से एम्ब्रियो तक ये पूरा पास होता रहता है और वो उसके पास होने को एक बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है। सिमिलरली द वेस्ट फ्रॉम द डेवलपिंग एम्ब्रियो आर रिमूव्ड टू द मदर्स ब्लड। वो एम्ब्रियो से मदर के ब्लड में चला जाता है थ्रू प्लासेंटा। क्लियर हुआ? वो प्लासेंटा के थ्रू मदर के ब्लड से कहां चला जाता है? बाहर, फिर उसको रिमूव करा दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। अब हम क्या बात करेंगे भाई, जो जैसे ही यूट्रस के अंदर जाइगोट बना, एम्पुला स्टमक रीजन में फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन बनने के बाद वो जो वहां से लेके जब तक बेबी की डिलीवरी होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद से जो पीरियड स्टार्ट होगा और जब तक बच्चे की डिलीवरी होती है, उस जो पूरा पीरियड होता है फर्टिलाइजेशन लेके बेबी की डिलीवरी तक, उस पूरे ड्यूरेशन को, उस पूरे पीरियड को बोला जाता है क्या? गेस्टेशन पीरियड, जो कि ह्यूमन के अंदर अप्रॉक्स 9 मंथ या फिर 36 वीक्स का होता है। देखिए, द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। इन ह्यूमंस इट इज अबाउट 9 मंथ या फिर 36 वीक्स। ह्यूमन के अंदर या तो ये 9 मंथ्स का होता है या फिर 36 वीक्स का होता है। द सेक्सुअल साइकिल, जिसको हम बोलते हैं, अभी देख के आ रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन इन अ वुमन कंटिन्यूज अप टू द एज ऑफ 45 टू 50 ईयर। देखिए, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होती है, स्टार्ट हो जाती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट होने को बोलते हैं क्या? मेनार्च। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट हो जाती है, उस प्रोसेस को बोला जाता है मेनार्च। जब यही मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स के अंदर एट द एज ऑफ 45 या 50 के अप्रॉक्स बंद हो जाती है, उस प्रोसेस को बोला जाता है मेनोपॉज। पॉज मतलब रुक जाना, तो हमने इसको बोल दिया मेनोपॉज। मेनो मतलब मेंस्ट्रुएशन की बात हो रही है। देखिए, आफ्टर दैट द ओवरीज डू नॉट रिलीज एग, ओवरी रिलीज एग को रिलीज नहीं करती क्योंकि बचते ही नहीं वहां पे इतने। दिस स्टेज इज कॉल्ड मेनोपॉज। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। इट ऑल्सो मार्क्स द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ वुमन। जब एग आना बंद हो गया, जब एग निकल के आना बंद हो गया, तो इसको हम कितना ही चला जाओ तो अब जो है फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं, वो लेडी अब किसी बेबी को डिलीवर नहीं कर सकती। तो इसलिए मतलब क्या हुआ? उस लेडी का रिप्रोडक्टिव लाइफ का
एंड हो चुका है। तो 45 या 45 से 50 ईयर्स ऑफ एज में फीमेल्स के अंदर साइकिल रुक जाती है, उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ का एंड हो जाता है। और मेल में ये एंड नहीं होता, मेल में डेथ तक चलता रहता है। फीमेल सेक्स हार्मोन और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी, जो फीमेल सेक्स हार्मोन है जिनका नाम होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दो फीमेल के अंदर से सेक्स हार्मोन निकलते हैं, तो एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी, जो कि ओवरी के थ्रू प्रोड्यूस करे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अभी हमने क्या देख लिया, अभी हमने प्लांट्स के अंदर देख लिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन के अंदर भी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख लिया। अब जरूरत इस चीज की है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे बनाए रखना है, मतलब कोई डिजीज ना लगे, कोई ऐसी डिजीज ना लगे जो फैटल हो, पता चला जान चली गई, डेथ तक बात आ गई। तो इसलिए हमें इस रिप्रोडक्शन पढ़ने के साथ साथ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होते कैसे हैं, इसके साथ साथ हमें इस चीज की भी जानकारी होनी चाहिए कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ध्यान कैसे रखना है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हेल्दी कैसे रखना है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हेल्थ कैसे मेंटेन करके रखना है, क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए जिससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ बनी रहे। ठीक, तो यहां पर क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल। मतलब क्या, हेल्थ का मीनिंग यही नहीं है कि हमारी सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ अच्छी हो, हमारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, हमारी सोशल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, हमारे इमोशनल भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक, हमारे बिहेवियरल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं, ये तो हमने हेल्थ की डेफिनेशन देख ली, यहां हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। मतलब क्या है, अगर गलती से, अभी हम कॉपुलेशन पढ़ के आ रहे हैं, क्वाइटस हो गया, या फॉर एग्जांपल क्वाइटस तो हुआ, लेकिन जो मेल पार्टनर है उसकी मर्जी नहीं थी कि वो स्पर्म को अंदर रिलीज कर दे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, लेकिन बाय मिस्टेक अगर हो गया तो प्रेगनेंसी होने लगेगी, प्रेगनेंसी क्रिएट होगी, लेकिन वो नहीं चाहता कि प्रेगनेंसी हो, तो उसको रोकने के क्या तरीके हैं, प्रेगनेंसी को रोकने के क्या तरीके हैं। तो इसी ऐसा प्रोसेस जिससे प्रेगनेंसी को रोका जा सकता हो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक, देखिए, इट अवॉइडेंस ऑफ, इट इज द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या है कि अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को अवॉइड कर देना। देखिए नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के कौन कौन से मेथड्स हैं, एक तो आता है फिजिकल मेथड, मतलब फिजिकली कैसे रोका जाए, और ये सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए ही नहीं है, इसके अंदर कुछ मेथड ऐसे भी है जो कि डिजीज को रोक सकते हैं। जैसे कि बहुत ही एक डेंजर डिजीज है एड्स, एक्यूट, क्या होता है एड्स की फुल फॉर्म, AIDS, जिसके अंदर इम्यूनिटी की कमी आ जाती है। एड्स, AIDS बड़ी ही डेंजर बीमारी है जो कि एक वायरस से होती है जिसका नाम होता है HIV। ठीक है, और HIV की बीमारी का मतलब, HIV का मतलब बड़ा डेंजर वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिससे ह्यूमन की डेफिशिएंसी कम हो जाती है। एड्स सिंड्रोम, एड्स के अंदर सिंड्रोम मतलब कलेक्शन ऑफ सिम्टम, बहुत सारे सिम्टम्स हमारे पास आ गए, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, अगर बहुत सारे सिम्टम आ जाते हैं तो उसको रोकने के लिए बहुत सारे हमारे फिजिकल मेथड्स हैं। तो देखिए फिजिकल मेथड, टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग, अगर हम स्पर्म और एग को मिलने से रोक दे, यूनियन, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से अगर हम रोक दे तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल मेथड। तो इसका एग्जांपल आता है कॉन्डम्स। अच्छा, कॉन्डम्स मेल के भी आते हैं और फीमेल के भी। ठीक, कॉन्डम्स मतलब क्या है, एक रबर का बैरियर है जिससे क्या होगा, जो मेल का स्पर्म है वो फीमेल के वेजाइनल या ट्रैक्ट में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में नहीं पहुंचेगा, जेनेटिक ट्रैक्ट में नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से जब स्पर्म और एवा आपस में नहीं मिलेंगे तो फिर कोई फ्यूजन नहीं होगा, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। डायफ्राम और सर्वाइकल कैप्स। नेक्स्ट आता है सर्जिकल मेथड। देखिए, अगर हम मेल के अंदर वासा डिफरेंस को काट दें और काट के दोनों तरफ से बांध दें, मैं दिखा देता हूं आपको, एक मिनट रुकिए। ये है, देखिए, अगर हम यहां से इसको काट दें और यहां से इसको काट दें, यहां पर टाई लगा देंगे, यहां पर टाई कर देंगे, मतलब बांध देंगे, तो
स्पर्म टेस्टिस से ऊपर ट्रांसफर नहीं होंगे, और जब स्पर्म टेस्टिस से ऊपर ट्रांसफर नहीं हो गए तो हो गया कॉन्ट्रासेप्शन। इसको हम बोलते हैं सर्जिकल मेथड। इस ट्यूब को हम बोलते हैं वासा डेफरेंस। अगर हमने वासा डेफरेंस को काट दिया, दोनों तरफ टाई कर दिया, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेसेक्टोमी। एक आता है फीमेल के अंदर, देखिए ये हमने अभी देखा था यहाँ पर, ये है फेलोपियन ट्यूब, ये फेलोपियन ट्यूब है। इस फेलोपियन ट्यूब को यहां से काट दो, इधर टाई लगा दो, इधर टाई कर दो। अगर हमने फेलोपियन ट्यूब को काट के कॉन्ट्रासेप्शन कराया तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। वासा डेफरेंस को काटा तो वेसेक्टोमी, फेलोपियन ट्यूब को काटा तो ट्यूबेक्टोमी। देखिए ऑल्सो कॉल्ड स्प्लाइजेशन मेथड भी बोलते हैं हम इसको। इन वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी में क्या होता है, द वासा डिफरेंस ऑफ मेल इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट द स्पर्म ट्रांसफर, स्पर्म के ट्रांसफर को ब्लॉक कर देता है। इन ट्यूबेक्टोमी द फेलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट एग टू रीच द यूट्रस। नेक्स्ट आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या क्या होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव चेंजेस द हार्मोनल बैलेंस हार्मोनल बैलेंस टू चेक द एग एंड रिलीज इन फीमेल्स कॉजेस साइड इफेक्ट। इससे कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं, और ये ओरली टैबलेट लिए जाते हैं जिसके थ्रू वहां पर वो उसका रुक जाता है, मतलब ओवर्ब का प्रोडक्शन कम हो जाता है, उसके हार्मोनल बैलेंस को गड़बड़ हो जाती है पूरी। आईयूसीडीज, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इंट्रा मतलब अंदर, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस लगा दी जाती हैं। इसका एग्जांपल आता है हमारे पास कॉपर टी, ठीक, लूप से इज प्लेस्ड इन यूट्रस टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। यूट्रस के अंदर लगा दी जाती है, किस लिए, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास हेल्दी इशू नीड्स अ healthy society needs a balanced sex ratio that can be achieved by educating people to avoid malpractices like female foeticide and prenatal sex determination। मतलब हमें हेल्दी सोसाइटी के लिए इस चीज की जरूरत है कि हमारी सोसाइटी के अंदर सेक्स रेशियो बना रहे। सेक्स रेशियो का मतलब क्या है कि जितने मेल है उतनी फीमेल है, वो रिक्वायर्ड है, तो वो रेशियो हमारे पास बना रहे। लेकिन कुछ चीजों को, कुछ डेंजर चीजों को उसके लिए रोकना जरूरी है, जैसे कि फीमेल फोर्टिसाइड या फिर प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, डिलीवरी से पहले। इसका मतलब क्या हुआ कि डिलीवरी से पहले सेक्स का पता लगा लेना कि ये लड़का है या लड़की। अगर लड़की है तो फिर उसको मरवा देना, उसका एबॉर्शन करा देना। एबॉर्शन कर, फीमेल बेबी का या फीमेल चाइल्ड का एबॉर्शन कराने वाले प्रोसेस को बुलाता है फीमेल फोर्टिसाइड। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वो कौन सी बीमारियां हैं जो सेक्स के थ्रू ट्रांसफर हो जाती है, ठीक, वो ऐसी कौन सी डिजीज है जो सेक्स के थ्रू ट्रांसफर हो सकती है। कुछ वायरल डिजीज है, एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एग्जांपल है एचआईवी जिससे होता है एड्स या फिर वर्ड्स। कुछ बैक्टीरिया से होने वाली है, एग्जांपल है सिफिलिस या फिर गोनोरिया। ठीक, तो यहां आज हमने इस चैप्टर को कर लिया है कंप्लीट। ये बहुत ही हमने स्मूथ वे में एक एक टॉपिक को हमने अच्छे से यहाँ पर कवर कर लिया है, और आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझ में आया होगा, यहाँ से बहुत अच्छे से हेल्प मिलेगी। मैं फिर कहूंगा कि इससे बाहर एक भी टॉपिक तुम लोगों को नहीं मिलने वाला। अभी हम इस पे क्वेश्चंस रह गए हमारे। नेक्स्ट लेक्चर में, इस सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, और वो क्वेश्चंस कैसे होंगे, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उन क्वेश्चन से 100% आपको कंटेंट मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम के अंदर, और इन नोट से आपको 100% कंटेंट मिलने वाला है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बहुत जल्दी ही आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएंगे, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, शिद्दत के साथ पढ़ाई करिए, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है। हमारे साथ इन लेक्चर को देखते रहिए, वन शॉट फॉर्म में हमारे पास ही आ रहे हैं, और रेगुलर वे में शिद्दत के साथ, मन के साथ पढ़ाई करिए विदाउट एनी स्ट्रेस। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हुई होंगी। तो अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड डे अहेड।